हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, और जो मेरा YouTube चैनल है वह है अलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा कोचिंग है कादरी कोचिंग क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेकर के आया हूं और इसको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बेसिकली नीट के स्टूडेंट्स जो IIMS की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है, आप देख रहे हैं, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स, ये ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम एक्चुअल भी होता क्या है? मैंने आपको इसके पहले बताया था कि टॉपिक ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन मीन्स मैंने आपको दिया था कि यदि रिस्पायरेशन लिखा जाता है, रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन मीन्स होता है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन, प्लस एक्सपायरेशन। ध्यान रहे, ये इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन इज इक्वल टू रिस्पायरेशन। माय डियर फ्रेंड्स, इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन मीन्स जो हम क्लाइमेट से, वायुमंडल से जो हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को लेते हैं, ध्यान रहे उसमें से हमको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को बॉडी के अंदर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर ऑफ गैसेस, नॉट बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमारे लंग्स के एल्वियोलाई कैच करते हैं और हम क्या लेते हैं? मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमने मिक्सचर ऑफ गैसेस को लिया, तो जो कुछ भी हमने लिया अपने बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। उसको हमने इंस्पायरेशन किया, इंस्पायर किया, बॉडी के अंदर लिया। एंड आफ्टर द कंबस्शन, और कंबस्शन की क्रिया के बाद हमारे बॉडी से फिर हम अपनी श्वास क्रिया को जो है उपश्वसन करते हैं, बॉडी से जो है श्वास को बाहर निकालते हैं, उसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं। तो श्वास को अंदर लेना और बाहर निकालना, श्वास को अंदर लेना और बाहर निकालना, ये दोनों प्रोसेस आते हैं रिस्पायरेशन मींस इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन। ये तो हो गया रिस्पायरेशन। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज रिस्पायरेशन, आप बताएंगे रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग द मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड सम आफ्टर द सम टाइम्स टू एग्जिस्ट आउट ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस विद कार्बन डाइऑक्साइड। हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को बॉडी के अंदर लेते हैं और जो बॉडी से एग्जिस्ट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य अदर गैसेस जो होती है वो गैसेस बाहर निकलती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान देने के लिए मैंने आपको ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेशन तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया, रिस्पायरेशन के विषय मैंने आपको बताया, ग्लाइकोलिसिस क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, सारे टॉपिक के विषय बताया, रिस्पायरेशन के थ्रू एनर्जी कैसे मिलती है मैंने एक्सप्लेन किया। तो आज आइए देखते हैं मैं रिस्पायरेशन के विषय में हमारा जो टॉपिक है, किस प्रकार का टॉपिक हमारा रिस्पायरेशन के विषय में चल रहा है। रिस्पायरेशन में हमारे बॉडी के वे पार्ट जो पेयर में है, मैंने बताया है आपको अपने जो एपिसोड में कि जो हमारे बॉडी के पार्ट्स जो पेयर में है उनको प्लूरल में बोला जाएगा लंग्स। लंग नहीं, लंग मतलब एक फेफड़ा होता है, लंग्स मतलब ये पेयर में हो गए। लंग्स, आईज, ईयर्स, किडनीज, वे पार्ट जो पेयर में हैं उनको प्लूरल बोला जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आप देखिएगा, मैंने ये जो आपके सामने जो फिगर बना हुआ है, इस फिगर में आप देखिए, ये जो है राइट लंग्स, एक लेफ्ट लंग्स, ये दो लंग्स हैं। लंग्स इज द मेन पोर्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। लंग्स जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम का मेन पोर्शन होता है, मुख्य अंग होता है। और हम अपने जो है इस पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स में हम अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिवाइड करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और जो 2 पार्ट होते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं? फर्स्ट पार्ट होता है जो लंग्स, लंग्स को हिंदी में फुफ्फुस कहा जाता है, फुफ्फुस।
इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं। एक वह पार्ट होता है जो लंग्स के बाहर होता है और दूसरा वह पार्ट होता है जो लंग्स के अंदर होता है। ये दो पार्ट होते हैं, एक आउटसाइड ऑफ द लंग्स, एक इनसाइड ऑफ द लंग्स। तो आउटसाइड ऑफ द लंग्स में आइए पार्ट को देखा जाए तो सबसे पहले हमारी नोज आती है। नोज ना, जो है नाक, जो नासिका बोलते हैं, जहां से जो है हम मिक्सर ऑफ गैसेस को इनहेल करते हैं अपनी नाक, तो इसको नोज बोलते हैं। दूसरा पार्ट आता है फायरिंग्स का, ये यहां से यहां तक का पार्ट ये फायरिंग्स हो गया, ये फायरिंग्स का पार्ट आता है। तो आपने देखा कि यहां पर फायरिंग्स हो गया। तीसरा पार्ट आता है कंठ का, इसको लैरिंग्स बोला जाता है, कंठ बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स इज द वॉइस ऑर्गन एंड फायरिंग्स इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्लियर है? लैरिंग्स कहा जाए तो ये वॉइस ऑर्गन है और फायरिंग्स कहा जाए तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो यहां पर ये लैरिंग्स हो गया। और ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद एक ट्रैकिया होती है। ये ट्रैकिया आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक का जो आप फिगर आप देख रहे हो, यहां से लेकर के यहां तक का टोटल फिगर जो आप देख रहे हो, इस टोटल फिगर को हमने कहा कि ये ट्रैकिया है। क्या है? यहां से यहां तक के टोटल फिगर को हमने कहा कि ये ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया में माय डियर फ्रेंड्स, यहां से आप यहां तक का टोटल डायग्राम जो आप देख रहे हैं, इसको ट्रैकिया के नाम से जाना गया। और ट्रैकिया के विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ट्रैकिया को सामान्य लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि टेटुआ है। टेटुआ कहते हैं, किसी का टेटुआ दबा देंगे तो ये टेटुआ होता है। तो इसमें टोटल जो है 9 रिंग्स होती हैं, लिगामेंट जो 9 रिंग्स होती हैं। इन 9 रिंग्स में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो ये बोन नहीं होती, ध्यान दीजिएगा, जहां पर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये बोन नहीं होती है, बोन के स्थान पर बल्कि ये क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। ये कार्टिलेज की जो ट्रैकिया है हमारी, यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट जो ट्रैकिया का आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रैकिया का पार्ट जो होता है कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और इसको हम जो है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये ट्रैकिया जो है, इसमें टोटल मिलाकर के 9 रिंग्स होते हैं। टोटल इसमें 9 रिंग्स, मोटे मोटे 9 रिंग्स होते हैं, जिसमें से 3 रिंग्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, जुड़े होते हैं, पेयर में है और जुड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, पेयर में भी हैं और ज्वाइंट हैं। पेयर मतलब जोड़े में है और जुड़े हुए हैं, जोड़े में है और जुड़े हुए हैं। और 3 रिंग्स जो होते हैं वो जो है वो अयुग्मित होते हैं, बिना जोड़े के होते हैं। तो 3 जो पेयर में है तो 6 हो गए, और जो 3 अनपेयर्ड है तो 6 + 3 = 9। इस तरह से हमारे ये जो टेटुआ बोलते हैं इसको, इसमें टोटल कितने रिंग्स आ गए? 9 रिंग्स आ गए माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर ये 9 रिंग्स होते हैं। तो यहां का पार्ट मैंने बताया जो आउटसाइड ऑफ द लंग्स है। आइए जरा इनसाइड ऑफ द लंग्स के पार्ट को देखा जाए। इनसाइड ऑफ द लंग्स के पार्ट को देखते हैं तो सबसे पहला पार्ट हमारा आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई सबसे पहला, अब इनसाइड में आ रहा है। पहला पार्ट आता है ब्रोंकाई, जिसको हम कहते हैं जो है ब्रोंकाई श्वसनिया। पतली पतली नलिकाएं जो निकली हुई हैं, इसमें ढेर सारी पतली पतली ऐसे जाल बुना हुआ होता है लंग्स के अंदर। इस प्रकार से आप देखेंगे, लंग्स के अंदर इस प्रकार से आप देखेंगे, ऐसे इस प्रकार से, इस तरह से जाल बुना हुआ होगा लंग्स के अंदर। इस प्रकार से जाल बुना हुआ होगा, इस प्रकार से जाल बुना हुआ होता है। तो ये जो जाल बुना हुआ होता है माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें जाल बुना हुआ होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पतली पतली नलिकाओं का जो जाल बुना हुआ है, इनको हम कहते हैं कि क्या है? ये ट्रैकी जो है ब्रोंकाई है। इसको ब्रोंकाई बोलते हैं या श्वसनिका बोलते हैं। जो है दूसरा है ब्रोंकियोल्स, श्वसनिकाएं, ब्रोंकियोल्स, श्वसनिकाएं। और तीसरा पार्ट इसका जो होता है वह होता है एल्वियोलाई, एल्वियोलर और एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड कलर में दिखाया गया है, और ये रेड कलर में दिखाया गया कि छोटे छोटे गोले के समान होते हैं। ये सब बॉडी के अंदर, आपके लंग्स के अंदर फिलअप होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम ये कहें कि एल्वियोलाई इतनी ही संख्या है हमारे बॉडी के अंदर है, हमारे बॉडी के अंदर 5000 है, 10,000 है, 15,000 9 लेवल, इनकी संख्या करोड़ों में होती है। नंबर ऑफ एल्वियोलाई है, नंबर ऑफ एल्वियोलाई जो हमारे बॉडी के लंग्स में पाए जाते हैं, लेफ्ट और राइट लंग्स में पाए जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देना चाहता हूं। लंग्स में जो आपके राइट साइड, दाहिने हाथ की तरफ है, राइट साइड का लंग्स, इसकी साइज बड़ी होती है इन कंपेयर ऑफ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड के लंग्स से। रीजन अब बताइए क्या होता है? इसका रीजन क्या होता है? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि जो
राइट साइड का लंग्स है, इसको फुल स्पेस मिल जाता है डेवलप करने के लिए, इसको फुल स्पेस मिलता है डेवलप करने के लिए। लेकिन जो लेफ्ट साइड का है इसको फुल स्पेस क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता, हमारा हार्ट जो होता है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मैंने हार्ट के एक्सप्लेनेशन में बताया था, सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने बताया आपको हार्ट के एक्सप्लेनेशन में कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 9 सेंटीमीटर उसकी जो है सर्कमफरेंस होती है और 6 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होती है। और उसके ऊपर एक कवर होती है, झिल्ली होती है, जिसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक उसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आइए हम देखते हैं, ये लंग्स है, लंग्स से ऊपर भी एक आपने देखा कि एक ऊपर बहुत ही पतली सी झिल्ली लगी हुई है, जिसको जो है लंग्स को जो है ये लंग्स है, और इस लंग्स के ऊपर जो एक बहुत ही पतली सी झिल्ली लगी हुई है लंग्स के ऊपर। तो जो पतली सी झिल्ली जो लंग्स के ऊपर लगी हुई है, इस पतली झिल्ली को हम आसानी पूर्वक जो हम बोल देते हैं कि यह जो है एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसको कहते हैं हम पेरिलिंगुअल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? पेरिलिंगुअल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ध्यान दें माय डियर फ्रेंड्स, इस लंग्स और इस मेम्ब्रेन के बीच में एक प्रकार का फ्लूइड फिलअप होता है, एक प्रकार का द्रव भरा होता है, एक प्रकार का फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड की विशेषता होती है कि विस्कस होता है। विस्कस का मतलब होता है कि यह जो है इसमें विस्कोसिटी होती है, अर्थात ये श्यान होता है, चिकनाई युक्त होता है। अगर ये विस्कस है, जो चिकनाई युक्त है, जाहिर सी बात है लंग्स को एक्सपेंड, फूलने और पिचकने में, लंग्स को एक्सपेंड करने में और कंस्ट्रक्ट करने में, सिकुड़ने में ये पूरी तरह से हेल्प करता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है यहाँ पर कोई डैमेजिंग इफेक्ट हो जाता है, या कभी आप लोगों ने प्रेम से या किसी और से एक दूसरे से अगर कोई पुशअप कर देता है तेजी के साथ आपके हार्ट पर, आपके लंग्स पर, आपके थोरैक्स रीजन पर जो पुशअप कर देता है, मार देता है, चोट लगा देता है, तो आपको इतनी सीवियर पेन होती है आप उससे पकड़ करके बैठ जाते। रीजन क्या होता है कि यहाँ के लंग्स और इस जो है पेरिलिंगुअल मेम्ब्रेन के बीच, लंग्स और पेरिलिंगुअल मेम्ब्रेन के बीच एक प्रकार का फ्लूइड होता है जिसे पेरिलिंगुअल फ्लूइड बोला जाता है। ये पेरिलिंगुअल फ्लूइड यहां से हट, जैसे ही प्रेशर पड़ेगा लंग्स के ऊपर, ये पेरिलिंगुअल फ्लूइड वहां से हट जाता है और फिर वहां पर आकर के जमने तक इतना सीवियर पेन होता है कि आप जो है थोरैक्स को आसानी से पकड़ करके बैठ जाते हैं। इतनी असहनीय पीड़ा होती है कि आप उसे पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो मैंने यह बताया कि यह जो विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लंग्स की साइड, लंग्स के विषय में आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो लंग्स के विषय में देखिए इसमें लोब बना हुआ है, ये लोब बने हुए हैं, 3 लोब, 1 2 3। ये लोब ऐसे होते हैं जैसे पेयर में है, जैसे आप देख रहे हैं ऐसे एक लोब इस साइड का है, एक सेकंड लोब हो गया और ये टर्शियरी लोब हो गया। इस तरह से आपने इसमें 3 लोब्स देखे। तो 3 लोब्स जो राइट साइड में, वही 3 लोब लेफ्ट साइड में। लेकिन आप वॉल्यूम पर जरा ध्यान दीजिए, वॉल्यूम आप देख रहे हैं कि इस साइड का राइट साइड का वॉल्यूम ज्यादा है, लेफ्ट साइड का वॉल्यूम कम है। रीजन उसका यह होता है कि हमारा हार्ट जो इस तरह से डार्सोलैटरली इस तरह से हार्ट हमारा है, तिरछा होता है। मेडिकल की लैंग्वेज में हार्ट को हमेशा सीधा दिखाया जाता है, स्टर्नम के ठीक नीचे सीधा दिखा देते हैं, जबकि लंग्स ठीक नीचे नहीं लटका हुआ होता है माय डियर फ्रेंड्स। लंग्स जो होता है वह 1/3 पार्ट राइट साइड में होता है, 2/3 पार्ट लेफ्ट साइड में होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, 1/3 पार्ट राइट साइड और 2/3 पार्ट लेफ्ट साइड होता है। जब लेफ्ट साइड में 2/3 पार्ट है, मींस मैक्सिमम 2/3 भाग है, 2/3 पार्ट है, तो ध्यान दीजिएगा कि लंग्स पर जब 2/3 पार्ट इसका जो है लेफ्ट साइड में है, उस साइड के लंग्स को प्रेस्क्राइब कर देता है और लंग्स का वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है इन कंपेयर ऑफ राइट साइड। राइट साइड की तुलना में लेफ्ट साइड के लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाता है। अब यहां पर ये जो ढेर सारी एल्वियोलाई देख रहे हैं, प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन में आप देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन के विषय में बताना चाहूंगा कि ये तो हमारे जो है पार्ट्स हो गए, जो है लंग्स के पार्ट हो गए। और जब भी हमने यहाँ पर ट्रेकिया से, यहाँ से नेजल पाइप जो आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से इस तरह से मैंने मिक्सचर ऑफ गैसेस को बॉडी के अंदर लिया, मिक्सचर ऑफ गैसेस को बॉडी के अंदर लिया और ये आ गए यहाँ पर। जब यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपने देखा रेड कलर के एल्वियोलाई है। इस एल्वियोलाई का काम होता है, इस एल्वियोलाई का काम होता है कि यहाँ पर आकर के जो है जैसे ही मिक्सचर ऑफ गैसेस आते हैं तो वहां पर उनसे ऑक्सीजन को आसानी से ये कैच कर लेते हैं। ध्यान से फिगर को देखिएगा।
ऑक्सीजन को जो है ये कैच कर लेते हैं। जब ये ऑक्सीजन को कैच कर लेंगे तो ऑक्सीजन को कैच कर लेने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर देख रहे हैं ये इतनी सारी आर्टरीज और वेन से कवर्ड होते हैं। जैसे ही आर्टरीज में यहाँ पर जो ऑक्सीजन पहुंचती है तो ऑक्सीजन और यहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन आप समझ रहे हैं, जिसमें हीम नाम का रंगा पदार्थ होता है। हीम नाम का एक रंगा पदार्थ होता है जो कि जिसका कलर रेड होता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन बोला गया। और नहीं तो इसे हीमोसील बोल दिया जाता है। कलर लेस होता तो हीमोसील बोल दिया जाता। ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो कलर इसको प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए इसको कहा गया कि ये रेड कलर के हैं। और जब ये रेड कलर के हैं, जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर जो मिक्सर ऑफ गैसेस इसके अंदर आता है, लंग्स के अंदर आता है, ये एल्वियोलाई बहुत ही तेजी के साथ इस यहाँ से ऑक्सीजन को कैच कर लेती हैं। तो HB मींस होता है माय डियर फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन। HbO4 का मतलब क्या हो गया कि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दे हैव कैच्ड द 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीम, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीम दे हैव सिंपली कैच्ड द 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को यहाँ पर आसानी से कैच कर लेता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कैचिंग, इसकी कैचिंग पावर जो होती है हीम की वो ज्यादा होती है। किसकी कैचिंग पावर? हीम की कैचिंग पावर ज्यादा होती है। जो हीम की कैचिंग पावर ज्यादा है, किसको कैच कर रहा है? हीम ऑक्सीजन को कैच कर रहा है। और कितने, एक हीम का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को आसानी पूर्वक कैच कर सकता है। इसीलिए हमने बताया आपको कि HbO4 लिखा जाता है। HbO4 लिखने का सीधा सा मतलब हमारा हो गया कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल के साथ आसानी पूर्वक ये कैच कर लेता है, इसको यहां से पकड़ जो है कैच कर लेता है। तो यहां पर पहुंच करके जैसे ही ऑक्सीजन बॉडी के, जैसे ही मिक्सर ऑफ गैसेस बॉडी के अंदर जाते हैं तो एल्वियोलाई तुरंत जो है वहां से ऑक्सीजन को कैच कर लेते हैं और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन अदर गैसेस को क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो अंदर तो हमने लिया, किसको लिया? अंदर हमने लिया है सिर्फ उन गैसों को लिया है जो बॉडी के लिए आवश्यक है। जैसे मैंने ऑक्सीजन को अंदर ले लिया, क्लाइमेट में 21% ऑक्सीजन है एंड 78% नाइट्रोजन है। तो जो 21% ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के को हमने बॉडी के अंदर ले लिया। जब उस ऑक्सीजन को हमने बॉडी के अंदर ले लिया तो वहां से जो है ऑक्सीजन को हमने बॉडी के अंदर ले लिया है तो हम बची हुई जो गैसेस हैं, जो बची हुई गैसेस हैं उनको हम बॉडी से एक्सपायरेशन की क्रिया के द्वारा जो है बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा हमारे बॉडी में जो एक्टिविटी चलती है, जो बॉडी में जो क्रियाशीलता चलती है, उस क्रियाशीलता के आधार पर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आसानी पूर्वक आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यह एल्वियोलाई का काम होता है बॉडी से ऑक्सीजन को कैच करना। जब ये बॉडी से ऑक्सीजन को कैच कर लेता है, एल्वियोलाई जब बॉडी से ऑक्सीजन को कैच कर लेते हैं तो कैच करने के बाद सीधा ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर? हार्ट में। हार्ट में जब वो ब्लड पहुंचता है तो वह ब्लड जो ऑक्सीजन के साथ कैच किया हुआ होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। माय डियर फ्रेंड्स, जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है उसी को हम कहते हैं कि यह प्योर ब्लड है। क्या है? प्योर ब्लड है। और जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है उसको हम कहते हैं कि यह इम्प्योर ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही प्योर ब्लड होता है और जब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रहता है उसके स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेस आकर के मिक्स हो जाती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मींस एक्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। जब वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वह जो है इम्प्योर ब्लड बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। तो यहाँ पर इम्प्योर ब्लड को बॉडी से बाहर आसानी पूर्वक निकाल दिया जाएगा। जब इम्प्योर ब्लड को बॉडी से बाहर, इम्प्योर ब्लड जो है वह बॉडी में से जो है आया, फिर रोटेट करता हुआ पहुंचा दिया जाएगा लंग्स को, और लंग्स ने फिर जो है ब्लड को ले लिया और ब्लड को लेने के बाद जो इम्प्योर गैसेस थी उस गैसेस को विथ कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सपायरेशन क्रिया के थ्रू बॉडी से बाहर कर देता है। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर टॉपिक जो आज मैंने एक्सप्लेन किया आपको, उस टॉपिक का मेरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है किस तरह से बॉडी जो है, किस तरह से बॉडी जो है ऑक्सीजन को कैच करती, हमारा लंग्स जो है किस तरह से ऑक्सीजन को कैच करता है। तो लंग्स तो ऑक्सीजन को कैच कर लिया, अभी ऑक्सीजनेटेड हो गया और पहुंचा दिया। अब हमारा लंग्स कैसे वर्क करता है?
तो आप लोग थोड़ा सा लंग्स के विषय में ध्यान से सुनिएगा और नोट बनाते चलिएगा कि लंग्स हमारा किस तरह से वर्क करता है और कैसे जो है किस तरह से वर्क करता है और कहां से वर्क करता है और कहां से आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि जो पार्ट हम यहां से लेके चल रहे हैं, मुख ग्रसनी से लेकर के पार्ट को चल रहे हैं, जिसको कहा जाता है ओरोफैरिंग्स। यहाँ के पार्ट को हम बोलते हैं ओरोफैरिंग्स। क्या बोलते हैं? ओरोफैरिंग्स बोलते हैं। अब ये पार्ट हो गया ओरोफैरिंग्स का। अब ये ओरोफैरिंग्स का पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट होता है हमारा नासोफैरिंग्स। सेकंड पार्ट होता है हमारा नासोफैरिंग्स। और थर्ड पार्ट होता है हमारा जो है लैरिंजियल फैरिंग्स। लैरिंजियल फैरिंग्स ये हमारा थर्ड पार्ट होता है लैरिंजियल फैरिंग्स। अब ये लैरिंजियल फैरिंग्स जो होता है ये क्या काम करता है कि ये लैरिंजियल फैरिंग्स आसानी से जो है यहाँ पर लैरिंग्स पर जो फैरिंग्स पाया जाता है उसको लैरिंजियल फैरिंग्स बोला गया। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से ये आते हैं और बॉडी के ये फैरिंग्स के पार्ट हो गए। अब आगे आप इसको नोट करते चलिएगा और मैं अगला टॉपिक आपको बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। अगले टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा है कि ये जो टॉपिक आज जो मैं शुरू किया हूं, इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर अब मैं जो है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के थ्रू जो है बताने चल रहा हूं ब्रीथिंग क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होते हैं। तो ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैंने देखा कि मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन के थ्रू ये होता है कि मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन ये बताता है कि इन टेकिंग द मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड कैचिंग द ऑक्सीजन विद इन द लंग्स एंड एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमने बॉडी के अंदर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस को लिया और मिक्सचर ऑफ गैसेस को लेकर के वहां से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमने जो है अदर गैसेस के मिक्सचर को बॉडी से बाहर निकाल दिया। ये हमारा पोजीशन होता है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारा नेचर होता है, ये बिहेवियर होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि ये हमारे पार्ट कौन से हैं जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लंग्स हेल्पफुल होता है, डायफ्राम हेल्पफुल होता है। लंग्स और डायफ्राम, उसके लंग्स के साथ मैंने एल्वियोलाई बताया, ब्रंकियोल्स बताया, ट्रैकिया बताया, आपको सारे पार्ट्स के नाम मैंने बता दिए। लंग्स के अपर पार्ट को कहा जाता है लंग्स एपेक्स, और यहाँ का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जो लोब जैसा बना रहा है, इसको हिलम बोला जाता है। ऊपरी पार्ट को बोला सुपीरियर लोब बोलते हैं, इसको मिडिल लोब बोलते हैं, इसको इंफीरियर लोब बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पार्ट दिखाया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पार्ट दिखाया जा रहा है ये पार्ट आप देख सकते हैं, इसको इंफीरियर लोब बोला जाता है, यहाँ पर मिडिल लोब बोला जाता है। तो यहाँ पर आप जो है इसको लंग्स को यहाँ पर जो है ऐसा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन को ले लिया गया और उस सेक्शन को लेकर के तब यहाँ पर आपको ये पार्ट दिखाया जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा आप लोग को लिखा मिलेगा टर्मिनल ब्रांकियोल। टर्मिनल ब्रांकियोल में ढेर सारी ब्रांचेज होती हैं। इन्हीं ब्रांचेज में अंगूर के गुच्छों के समान, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, जस्ट लाइक अंगूर के गुच्छे के समान ये संरचनाएं जो पाई जा रही हैं, ये नंबर ऑफ एल्वियोलाई हैं। तो ऐसे ही ढेर सारी करोड़ों एल्वियोलाई आपके लंग्स में पाई जाती हैं, अर्थात दोनों फेफड़ों में मिला करके देखा जाए तो ये करोड़ों एल्वियोलाई आपके बॉडी के अंदर पाई जा रही हैं, लंग्स के अंदर पाई जा रही हैं। तो लंग्स में इन एल्वियोलाई का काम सिर्फ यही होता है कि यहाँ पर ये प्योर ब्लड से कमांडेड है, और जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर पहुंचता है तुरंत ऑक्सीजन को कैच कर लेती हैं और ऑक्सीजन को कैच करके कहाँ पहुंचा देती है? हार्ट को पहुंचा देती है। और हार्ट हमारा उस प्योर ब्लड को, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, और वह ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है जैसे ही पूरी बॉडी की प्रत्येक सेल तक जाएगा, एक एक सेल तक जाएगा, जब वहां पर एक एक सेल तक जाता है उस सेल के अंदर वो कंबस्शन की क्रिया करता है। जो ग्लूकोज वहां पर स्टोर हुआ है उस ग्लूकोज को पूरी तरह से कंब्यूज करता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो जब ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल क्रिया के द्वारा ये जो पूरी तरह से उसको कंब्यूज कर देता है, और कंब्यूज करने के बाद आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वहां से मैंने आपको अपने ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में बताया है, दोनों टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं अपने जिस टॉपिक को मैं अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन से कादरी पर अपलोड कर चुका हूं, उसमें आप देखेंगे ग्लाइकोलिसिस मैंने एक जो है लेक्चर दिया है, और फिर सेकेंड लेक्चर मैंने जो है क्रेब्स साइकिल का दिया है,
और जब ग्लाइकोलिसिस और साइकिल पर आप जाएंगे तो ग्लाइकोलिसिस में मैंने बताया था कि 8 एटीपी नेट गेन एटीपी, 8 एटीपी गेन एटीपी है। और जो है क्रेब्स साइकिल में मैंने बताया था कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, और जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं तो उन 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से अगर सिंगल मोल ऑफ पायरुविक एसिड है तो 15 एटीपी एनर्जी को रिलीज करेगा, अगर सिंगल मोल ऑफ पायरुविक एसिड है तो फिर 15 एटीपी को रिलीज करेगा। इस तरह से अगर 2 मोल पायरुविक एसिड हुए तो 15 मल्टीप्लाइड 2 मींस 30 एटीपी एनर्जी मिल गई आपको क्रेब्स साइकिल से, 8 एटीपी एनर्जी मिल गई आपको ग्लाइकोलिसिस से, टोटल हो जाती है 38 एटीपी एनर्जी। लेकिन ये कब मिलती है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एरियाबिक रिस्पायरेशन। एरियाबिक रिस्पायरेशन तो ग्लाइकोलिसिस ने चलाया, लेकिन एरियाबिक रिस्पायरेशन कौन चला रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, एरियाबिक रिस्पायरेशन हमारे बॉडी के अंदर कौन चलाता है? हमारे बॉडी के अंदर क्रेब्स साइकिल चलाती है। क्रेब्स साइकिल जो एरियाबिक रिस्पायरेशन चलाती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारे बॉडी के अंदर वर्क होता है। अब देखिए रिस्पायरेशन की क्रिया में हमारे पास कई क्वेश्चन, जैसे ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे बच्चे नहीं आंसर दे पाते। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं नीट को ध्यान में रख करके सारे टॉपिक को बता रहा हूं आपको, 12th के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके बता रहा हूं कि ये हमारे 12th के स्टूडेंट्स हमारे नीट के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आने वाला है, ऐसे टॉपिक पर जो है हमारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज ना हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, जरा ध्यान से सुनिए। तो अगर हमने सामान्य भाषा में इस तरह से सामान्य रूप से अगर हम श्वसन की क्रिया करते हैं, आराम से श्वसन की क्रिया करते हैं, आराम से बिना किसी वर्क के, अगर हम बिना किसी वर्क के श्वसन की क्रिया करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो बिना किसी वर्क के श्वसन की क्रिया जो होती है इन ह्यूमन बीइंग्स में देखा गया 12 से 18 बार होती है प्रति मिनट। 1 मिनट में 12 से लेकर के 18 बार तक। तो ये आराम से 12 से 18 माने क्यों कहा? अगर आप बैठे हैं कोई वर्क नहीं कर रहे हैं तो 12, 13, 14 टाइम्स मैक्सिमम 1 मिनट में। लेकिन आपने अगर चलना हल्का सा धीरे धीरे मूवमेंट भी करना शुरू किया तो बॉडी को एनर्जी चाहिए ना, चलने के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? जब बॉडी को एनर्जी चाहिए तो एनर्जी मिलेगी कहां से? वो एनर्जी मिलेगी आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के कंबस्टन से। जो आपके बॉडी में फैट है, लिपिड है, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके डिकम्पोजिशन से, इनके कंबस्टन से एनर्जी मिलेगी। जो एनर्जी इनके कंबस्टन से मिल रही है उसी एनर्जी के थ्रू तो आप मूवमेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं। आप अगर चल रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, उसी एनर्जी के थ्रू आप जा रहे हैं और किसी एनर्जी के थ्रू आप नहीं जा रहे हैं। तो अगर आप उस दशा में, मूवमेंट की दशा में आ गए, चलने की दशा में आ गए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं तो वहां पर रेट ऑफ रिस्पायरेशन बढ़ जाता है और वह दर हो जाती है 18, मैक्सिमम 18। अगर सिंपल मूवमेंट है तो, सामान्य गति है तो 18 बार सांस आप लेते हैं। और वैसे दूसरी स्थिति में बता देना चाहता हूं, मेढक जो होता है फ्रॉग, वह 80 टाइम्स पर मिनट, 80 बार 1 मिनट में सांस लेता है मेढक, 80 बार 1 मिनट में माय डियर फ्रेंड्स। और जो सशक है, सशक में समझ रहे हैं ना, खरगोश, रैबिट, सशक जो होता है 35 से 38, एकदम रेस्ट कंडीशन में बता रहा हूं, रेस्ट कंडीशन में। अगर सशक के दौड़ने की कंडीशन में रेट ऑफ रिस्पायरेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। सामान्य कंडीशन में 35 से लेकर के 38 तक का इनका रिस्पायरेशन रेट होता है। और यही जो बच्चा हमारे घर में जो पैदा होता है, नवजात शिशु जो पैदा होता है, बच्चा जो पैदा होता है, नवजात शिशु, उसका रेट ऑफ रिस्पायरेशन, क्योंकि उसके बॉडी में ग्रोथ के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए मैक्सिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए। ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो उसके लिए वह ज्यादा रिस्पायरेशन करेगा। ज्यादा रिस्पायरेशन, जिस भी जीव को ज्यादा ऑक्सीजन जो एनर्जी ज्यादा चाहिए वो ज्यादा रिस्पायरेशन करेगा। तो ज्यादा रिस्पायरेशन कर रहा है तो ये 40 टाइम पर मिनट का रिस्पायरेशन करता है माय डियर फ्रेंड्स। ये 40 टाइम पर मिनट का, शिशु जो होते हैं 40 टाइम पर मिनट का रिस्पायरेशन करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे ने इसको नोट कर लिया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। ये हमारा ब्रेन है, जो फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, ये बोन से पूरी तरह से कवर्डेड है। और उसके नीचे जो है मेनिंजाइटिस मेम्ब्रेन,
मेनिंजाइटिस मेम्ब्रेन, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि इनको मस्तिष्क ज्वर हो गया है, डॉक्टरेट लैंग्वेज में बोला जाता है मेनिंजाइटिस। तो जो मेनिंजाइटिस मेम्ब्रेन होती है वो स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, और वहां जो बॉडी के अंदर जो तमाम प्रकार के इफेक्ट होते हैं, इसको डॉक्टर डायग्नोस करके आपको बताता है, तो वो क्लियर कर देते हैं कि क्या प्रोसेस है, क्या मेनिंजाइटिस की कंडीशन क्या है इसके अंदर। तो वहां पर मेनिंजाइटिस मेम्ब्रेन, ये ऊपर की स्कल, खोपड़ी में करोटी आपने देखा, स्कल बोन देखा आपने, स्कल बोन के नीचे मेम्ब्रेन देखा आपने, फिर उस मेम्ब्रेन के नीचे जाइए, वहां पर फ्लूइड है, फिर उस फ्लूइड के नीचे जाइए, फिर वहां पर ह्यूमन ब्रेन मिलता है, जो है जिसका वेट जो होता है वो 2.5 से लेकर के 1.5 से लेकर के 2 kg तक का वेट उसका बताया गया। ह्यूमन बॉडी में ध्यान रहे कि ब्रेन का वेट सभी जीवों में अलग अलग होता है, लेकिन वॉल्यूम पर भी ध्यान दीजिएगा। जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की यूनिट होती है सीसी मीन्स होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। ह्यूमन ब्रेन जो होता है वह 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर यह वॉल्यूम होता है। मनुष्य के ब्रेन का, मस्तिष्क का आयतन जो होता है वह 1450 सीसी होता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास इतना ब्रेन है, लेकिन क्या मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकता हूं आपसे? आदमी अपने पूरे लाइफ में अपने पूरे ब्रेन का कितना % यूज करता है? हमारे पास जो गॉड गिफ्टेड है ब्रेन, गॉड गिफ्टेड वाइटल पार्ट है, जो गॉड गिफ्टेड पार्ट है, यह 100% ब्रेन हमारे पास गॉड ने दिया है। यह 100% ब्रेन है हमारे पास, और उस ब्रेन का हम कितना % यूज कर रहे हैं? मैक्सिमम अगर यूज करते हैं तो 12 to 13% तक यूज करते हैं। वो भी अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों की मैं बात कर रहा हूं। हम और आप तो 8 और 10% पर मैक्सिमम जाकर के रुक जाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 12 और 13% पर ब्रेन को यूज किया, जिनकी बताई हुई 5 थियरियां हैं, जिसमें पहली थियरी है आपने पढ़ा E=mc², और लास्ट की थियरी है टाइम अक्रॉस नाइदर पास्ट ना प्रेजेंट ना फ्यूचर, समय के पार जाओ, ना भूत है ना भविष्य ना वर्तमान है। अर्थात वहां पर अध्यात्म की भाषा बोल गए अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी 5वीं थियरी में। तो अब चारों थियरी और है फिजिक्स में, जिसकी 4 थियरियों को जब हम फिजिक्स बताएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि जो है अल्बर्ट आइंस्टीन की क्या थियरी है। तो माय डियर फ्रेंड, हमारे कहने का आशय ये रहा कि जब हम गहरी निद्रा में सोते हैं और हमारा रेट ऑफ रिस्पायरेशन काफी बढ़ा हुआ होता है, श्वास की दर काफी बढ़ी हुई होती है, ऐसी दशा में वो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में काफी ज्यादा मात्रा में जाकर मिक्सअप होता रहता है, और जब ब्रेन हमारा जितना ज्यादा ऑक्सीजन को स्टोर कर लेता है, वह ब्रेन हमारा उतना ही मैच्योर हो जाता है। इस तरह से वह मैच्योर ब्रेन हमारे बॉडी के अंदर मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब ये जो सुबह सोकर हम उठते हैं तो हमारा ब्रेन पूरी तरह से फ्रेश होता है। क्यों? क्योंकि फुल ऑक्सीजनेटेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह ब्रेन उसमें फुल ऑक्सीजनेटेड होता है। इसीलिए पेरेंट्स, हमारे माता पिता क्यों डांटते हैं हमको सुबह उठ करके पढ़ो? इसलिए कि रात में आप गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, आपका ब्रेन फुल ऑक्सीजनेटेड हो गया है, पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, ऑक्सीजन से भरपूर हो गया है। अब जो चीजें आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, उसको आपके लाइफ टाइम के लिए वो लर्न हो जाएगी, याद हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा नहीं करते हो तो आज से आप लोग ऐसा जरूर प्रारंभ कर दीजिएगा कि रात में जो है 4 बजे के बाद जो उठते हैं तो उठ करके पढ़ना शुरू करिए, और अगर पढ़िए तो उसको पढ़ते भी रहिए, लिखते भी रहिए, याद करने की कोशिश ज्यादा करिए, क्योंकि उस दशा में, उस समय जब आप याद करते हैं तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई होती है। उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि उस समय आपका ब्रेन फुल्ली ऑक्सीजनेटेड होता है। तो ऑक्सीजन कहां से मिली? जो बॉडी में सर्कुलेशन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है जो जा रही है, जो बॉडी में आर्टरीज और वेन्स को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, बॉडी में आर्टरीज और वेन्स को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी का 7 चक्कर लगाया जा सकता है। इतनी पतली पतली जो है पतली वाहिनिकाएं होती हैं, नलिकाएं होती हैं, जिसमें से ब्लड फ्लो करता है। एक न्यूरोसर्जन से आप पूछिए, एक न्यूरोसर्जन से आप जानकारी लीजिए कि ब्रेन में कितनी पतली पतली नसें होती हैं। आपके बाल से भी ज्यादा पतली नसें होती, माय डियर फ्रेंड्स। अगर उन नसों में ब्लड कहीं से भी क्लॉट कर गया, जम गया, तो हेमोरेज हो जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, और डॉक्टर डायग्नोस करने में वो लॉन्ग टाइम ऑफ ड्यूरेशन ले लेता है, लंबा समय लेता है। रीजन उसका ये होता है
को ब्लड की क्लॉटिंग को रिमूव करेगा, या तो सर्जरी करके उतनी क्लॉटिंग को रिमूव करे या फिर मेडिसिन से जो है रिमूव करे, वो उसका अपना मेथड है। मैं उसके मेथड पर नहीं बात करता, मैं अपने मेथड पर बात करता हूं कि हमारा साइंस जो बता रहा है वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को स्टोर करने की पावर बता रहा है। अब आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, माय डियर फ्रेंड, नोट करिएगा फिर से आप लोग एक बार। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है कि निःश्वसन, हम कितना फेफड़े में ऑक्सीजन को भर सकते हैं, सॉरी गैसेस को भर सकते हैं, कितना ज्यादा भर सकते हैं और कितना ज्यादा से ज्यादा खाली कर सकते हैं ऑक्सीजन को बॉडी से बाहर, कितना ज्यादा गैस को बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, ये वॉल्यूम होता है। इस वॉल्यूम को बोला गया 3500। कितना होता है? 3500। सिंपल वॉल्यूम जो होता है वो 500 सीसी होता है। ध्यान रखें, जब भी वॉल्यूम का नाम लेंगे तो सीसी में लिया जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में लिया जाएगा। सामान्य रूप से हमारे लंग्स का जो रेट ऑफ इंस्पायरेशन है वो 500 सीसी होता है सामान्य। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आप देखिए, इंस्पायरेशन की क्रिया में या एक्सपायरेशन की, इंस्पायरेशन मैक्सिमम इंस्पायरेशन कितना करेंगे आप? अधिकतम कितनी सांस आप ले सकते हैं? 3500। मैक्सिमम कितनी सांस को आप बाहर निकाल सकते हैं? 3500 सीसी। ये आपकी हो गई। इसको कहा जाता है निःश्वसन क्षमता, जिसको कहा जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई। ध्यान दीजिएगा, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है माय डियर फ्रेंड? जब फेफड़ा पूरी तरह से वायु से भर गया, उसके बाद और आप प्रयास करिए, और ज्यादा प्रयास करिए। कितना और ज्यादा आप कहते हैं सीने को और फुला और फुला और फुला, कितना ज्यादा आप प्रयास करते हैं तो मैक्सिमम आप जाते हैं तो 4600 सीसी तक जाते हैं, उसके आगे आप नहीं जा पाते। सीने में हवा का भरना निकलना तो 3500 तक गया। 500 ऑलरेडी लंग्स में है, 3500 तक आपने फिलअप किया और उसको एग्जिस्ट भी किया। वाइटल कैपेसिटी कितनी हो गई? कितना मैक्सिमम आप फुला सकते हैं? तो 3500 फुला जो सामान्य में आया। अब आप उसमें कितना और आप भर सकते हो? जो 4600 सीसी। इतना 4600 अगर आपने कहा तो इसका मतलब हो गया कि इतनी वायु को हम बाहर निकाल सकते हैं या इतनी वायु को अंदर ले सकते हैं। मैक्सिमम कितना अंदर लिया जा सकता है? खूब जितना ज्यादा आपको फुलाते बने या जितना ज्यादा आपको सिकोड़ते बने, सिकोड़ करके बॉडी से पूरी ऑक्सीजन को आप बाहर पूरी गैसेस को आप बाहर निकाल दीजिए। तो टोटल वॉल्यूम होता है, बाहर निकाला जा सकता है वो 4600 सीसी जो है। इतनी मिली वायु जो होती है, क्यूबिक सेंटीमीटर मिली वायु जो होती है बॉडी से बाहर निकाली जा सकती है, जिसको सजीव क्षमता बोला गया। क्या बोला गया? सजीव क्षमता बोला गया। अब ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, अगला है कार्यात्मक अवशेषी क्षमता क्या होती है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब होता है कार्यात्मक अवशेषी क्षमता। कार्यात्मक अवशेषी क्षमता, कार्यात्मक अवशेषी क्षमता क्या कहा? तो मनुष्य के फेफड़े की कार्यात्मक अवशेषी क्षमता, अवशेष की क्षमता जो होती है वो 2300 मिली होती है। 2300 मिली। नोट करते चलिएगा। 500 मिली या रेस्टिंग कंडीशन में है, 3500 मिली या हमने निःश्वसन की क्रिया में लिया, एक बार फेफड़े में तो भर लिया पूरी तरह से अधिक अधिक, और ज्यादा अधिक भर लेने की क्षमता 4600 की है। और जो है कार्यात्मक अवशेषी क्षमता कितनी होती है? कार्य करते समय कितना अवशेष बचता है, जो लेस कितना कम से कम बॉडी के अंदर बचता है, वो होता है 2300 मिली। 2300 मिली, इतना मिलीलीटर जो होता है, जो बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर जो गैसेस है उतनी रह जाती हैं। ध्यान दीजिए, अवशेषी वायु क्या होती है? इसको कहा जाता है रेसिडुअल एयर। रेसिडुअल एयर में मैंने आपको बताया, एक सांस में अधिकतम 3500 मिली एयर आपने ले लिया, एक बार में आपने 3500 ले लिया। जब 3500 ले लिया और कितना बाहर निकाल सकते हैं? 4600 आप बाहर निकाल सकते हो। 4600 आप बाहर निकाल सकते हो और 3500 आप ले सकते हो। तो बाहर और ज्यादा कहां से निकली?
भाई बॉडी की लंग्स में पहले से भी तो एयर है, वो अभी आप बाहर निकाल रहे हो, तो आप देखिए दोनों में अंतर कितना आया। 4600 जो आप बाहर निकाल रहे हैं और जो 3500 ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 1100। अरे भाई माइनस कर दीजिए ना, 4600 में से 3500 माइनस करिए, 1100 मिली वायु बची कि नहीं बची? या जो मिली वायु बची इसी को अवशेषी वायु कहा जाता है। तो इसी को कहा जाता है रेसिडुअल एयर। माय डियर फ्रेंड्स, रेसिडुअल एयर जो होती है बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की रेसिडुअल एयर जो होती है वो कितना होती है? रेसिडुअल एयर जो होती है वो होती है आसानी से 1100 मिली। तो यहां से 1100 मिली निकल जाएगी। इसके बाद भी फेफड़े में एयर बची हुई होती है, वह होती है 1200 मिली या जो बची होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो 2300 में से 1100 माइनस कर दीजिए, तो इसका मतलब होता है इसको हम अवशेषी वायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवशेषी वायु बोलते हैं, जो 1200 मिली होती है। ये अवशेषी वायु की अवशेषी 1100 वायु हो गई अवशेषी, या 1200 वायु हो गई अवशेषी वायु, जो इतना मिली आपके लंग्स में अवशेष के रूप में बची हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे लंग्स की क्षमता कितनी होती है? कितनी एयर हमारा लंग्स ले सकता है? मैक्सिमम कितनी एयर ले सकता है? आइए इसको जो थोड़ा सा क्लियर करके बता दें आपको कि 3500 एयर तो निःश्वसन की क्रिया में लिया जाएगा। याद रखिए, नोट करते चलिएगा। निःश्वसन की क्रिया में 3500 हो गया, और अगर वर्क कर रहा है तो वर्क करने की क्षमता में वह जो है 2300 लेता है। तो 3500 प्लस 2300 दोनों को ऐड करिए आप, कितना हो गया? 5800। तो मैक्सिमम जो आपने देखा, फिर हमारे लंग्स का वॉल्यूम जो होता है, मैक्सिमम लंग्स का वॉल्यूम 5800 मिली होता है। क्लियर हो गया? हमारे लंग्स का मैक्सिमम वॉल्यूम जो होता है, लंग्स का मैक्सिमम वॉल्यूम जो होता है 5800 मिली होता है। और मृत स्थान वायु बोला जाता है। मृत स्थान वायु का मतलब होता है कि ऐसी वायु जो कहीं भाग नहीं लेती, लंग्स के अंदर है लेकिन कहीं भाग नहीं लेती। माय डियर फ्रेंड्स, वह होती है, उसका वॉल्यूम होता है 150 मिली। जैसे आदमी लेट कर गया, ना तो सांस को ले रहा है ना तो सांस को अंदर कर रहा है, दोनों ही कंडीशन आप देखिए माय डियर फ्रेंड्स। ना तो श्वास की क्रिया को अंदर ले रहा है ना तो बाहर निकाल रहा है, फिर भी आप उसके फेफड़े को दबाइए, प्रेस करिए, तो कुछ एयर उसके नाक से बाहर आती है, हवा उसके नाक तेजी से मर गया है ना, अब तो वो रिस्पायरेशन करेगा नहीं, उसको कोई कार्य तो करेगा नहीं क्योंकि बॉडी डेड हो चुकी है। हर अंग उसके शरीर के सारे अंग कार्य करना बंद कर दिए हैं, लेकिन उस बॉडी के अंदर अब भी एयर बची हुई है। आप लंग्स को तेजी से प्रेस करिएगा तो कुछ हवा आपको बाहर निकलते हुए मिलेगी, जो जिसका वॉल्यूम होता है 150 मिली वायु। 150 मिली एयर जो होती है, यह जो होती है डेड स्पेस एयर बोली जाती है। क्या बोली जाती है? डेड स्पेस एयर। नोट करते चलिएगा, डेड स्पेस एयर ह्यूमन बॉडी में 150 मिली होती है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सारे टॉपिक? तो अब मैं आपको बता दे रहा हूं, जरा सा कंपेयर करिएगा कि ह्यूमन मेल और फीमेल का मैं कंपेयर करा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। ह्यूमन मेल और फीमेल के कंपेयर में देखा जाए, जो मेल का रेट ऑफ रिस्पायरेशन होता है, मेल की जो श्वसन दर होती है, उसका 25% ज्यादा ये फीमेल का रेट ऑफ रिस्पायरेशन होता है। नोट कर लीजिएगा इसको, मेल के रिस्पायरेशन रेट से फीमेल का रिस्पायरेशन रेट 25% ज्यादा होता है। तो 25% अधिक क्यों होता है? क्योंकि फीमेल को मेल के कंपेयर में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। घर के कार्य को करना, बच्चों को देखना, सारे कार्य को करना, इस सारे वर्क को करते हुए देखते हुए ये देखा गया कि वहां पर इनके क्षमता जो है वो ज्यादा होती है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम खांसते हैं,
खांसने की अवस्था में देखिएगा, एक बार अगर हम तेजी के साथ, बहुत तेजी से खांस देते हैं, जिसको कहा जाता है कि कफिंग, तेजी के साथ आपने जो खांसना, कफिंग, तो ऐसी दशा में जो कफिंग करते हैं फिर रिलैक्स कंडीशन में वापस आते हैं। कफिंग करने की दशा में माय डियर फ्रेंड्स 2.5 लीटर एयर आप 2.5 लीटर एयर आप बाहर निकाल। एक बार आपने कफिंग किया, खांसा, तो कितनी एयर बाहर निकली? 2.5 लीटर एयर बाहर निकली। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से जो फेफड़े में वायु भरी होती है, इसका अगर प्रेशर गेज से मेजरमेंट किया जाए, तो प्रेशर गेज से मेजरमेंट किया जाए तो आप देखते हैं कि यह 100 mmHg होता है बैरोमीटर प्रेशर। तो यहां पर जो है आसानी से आप देखते हैं कि ये 100 mmHg 100 मिलीमीटर होता है, 100 मर्क्यूरिक मिलीमीटर होता है। अगर अच्छा चलिए ये क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं, इस प्रोसेस में आप क्यों मरकरी का यूज करते हैं? भाई आपको ब्लड प्रेशर मेजर करना है, आप ब्लड प्रेशर मेजर करते समय आप मरकरी का यूज क्यों करते हैं? ब्लड प्रेशर मेजर करते समय आप मरकरी का यूज क्यों करते हैं? ब्लड प्रेशर मेजर करते समय मरकरी का यूज क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स कि यह इनएक्टिव गैस है, मेटल है जो इनएक्टिव है, लिक्विड है, मेटल भी है, लिक्विड भी है, इनएक्टिव कंडीशन में है ये। तो इनएक्टिव कंडीशन में है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि ये इनएक्टिव कंडीशन में है ये। अगर ये इनएक्टिव कंडीशन में है तो इस तरह से आपने देखा कि ये इनएक्टिव कंडीशन में इतना जो है बॉडी के अंदर से आसानी पूर्वक ले लिया जाता है। अब ऐसी दशा में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बॉडी के अंदर जो होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर मीटर है हमारे पास, जिसको कहा जाता है जो है इसको हम आसानी पूर्वक बोलते हैं स्फैग्नोमानोमीटर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्फैग्नोमानोमीटर है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्फैग्नोमानोमीटर जो आसानी पूर्वक आपके लंग्स के जो है वो आसानी पूर्वक आपके लंग्स के जो है जो एयर है उसको आसानी पूर्वक जो है वो मेजर कर लेता है, आसानी पूर्वक मेजर कर लेता है, और मेजर करके वो बता देता है कि ये कितना जो है आपके बॉडी में कितना जो है एयर है इसमें। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी ये जो है यहाँ पर ये कंडीशन इसकी 0 बता रही है। ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन इसकी 0 बता रही है। जो ब्लड का प्रेशर हमारे आर्टरीज और वेन्स में चल रहा है, आर्टरीज में जो चल रहा है उसका प्रेशर अभी तक यहाँ पर ये 0 बता रहा है, क्योंकि ये अभी तक स्फैग्नोमानोमीटर लगाया नहीं गया, ये पूरी तरह से आपके सामने है, लगाया नहीं गया है। अब इसको लगा करके देखिएगा कि हम अपने इस बॉडी के ब्लड के प्रेशर को किस तरह से मेजर करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह से मेजर करने के लिए हमको आसानी पूर्वक, आप देखिएगा इस तरह से आसानी पूर्वक लगाया जाता है इसको, और आसानी पूर्वक लगाने के बाद खूब तेजी से इसको कस करके ऐसे बांध दिया जाता है। आसानी पूर्वक आप देख रहे हैं कि लगाया गया, और लगाने के बाद इस तरह से खूब तेजी से इसको कस करके बांध दिया गया। अब आसानी से कस करके बांध दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ये जो है अभी 0 पर है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। आप देखते जाइएगा क्या कि यहां पर भी बताएगा, आपको प्रेशर बताएगा भी आपको। इस समय देखिए 2884 आप देख सकते हैं, 120 80 हमारा इस समय का सिस्टोलिक प्रेशर है 120 एंड डायस्टोलिक प्रेशर है 84। ध्यान दीजिएगा, सिस्टोलिक प्रेशर 120 एंड डायस्टोलिक प्रेशर है 84। इस तरह से हम प्रेशर को आसानी से मेजर कर लेते हैं। यहाँ पर प्रेशर को लगा करके हम आसानी से प्रेशर को मेजर कर लेते हैं।
तो इस तरह से एक बार ऑफ कर दिया, देखिए ये कुछ नहीं बता रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा है। अब इस तरह से अगर हमको अपने बॉडी का मेजर करना हुआ तो हम इसको एक बार फिर से चेक करते हैं। ये देखिएगा कि दोबारा अगर हम चेक करते हैं तो दोबारा अगर हम ये चेक करते हैं तो दोबारा चेक करने में आप देखिएगा कि यहाँ पर ये जब 0 बताएगा, ये देखिएगा 0 बता रहा है, और 0 बताने की कंडीशन में फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिएगा कि आसानी से स्टार्ट हो गया है और बॉडी के प्रेशर को जो है, ब्लड के प्रेशर को आसानी पूर्वक मेजर कर रहा है। इस तरह से आपके बॉडी में जो ब्लड का प्रेशर है वो आसानी पूर्वक मेजर किया जा रहा है। बोलते समय या अन्य स्थितियों में ब्लड का प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि वह प्रेशर जो है बढ़ गया है, क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूँ और बोलते समय मैंने कहा था कि ये प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये प्रेशर जो है बढ़ गया, ये आ गया है 125 अपान जो है 87, 125/87 आ गया है। तो इस तरह से प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि इस तरह से हम आसानी पूर्वक ब्लड के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा ब्लड के प्रेशर को आसानी पूर्वक मेजर किया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो टॉपिक मैंने बताया है आपको, ये सारे टॉपिक आप लोग ध्यान में रखिएगा और इस टॉपिक को जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग नोट बना लीजिएगा कि रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, हुपिंग कप में कितना निकलता है, और जो है ध्यान दीजिएगा कि लगभग आधा लीटर जल प्रतिदिन सांस के आदमी के शरीर से आधा लीटर मीन्स हाफ लीटर वाटर जो होता है ह्यूमन बॉडी से रिस्पायरेशन क्रिया के थ्रू, श्वसन की क्रिया के द्वारा हमारे बॉडी से ये बाहर प्रतिदिन निकलता है। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आज मैंने आपको ह्यूमन बॉडी में जो है रिस्पायरेशन, ह्यूमन रिस्पायरेशन या ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है और इसके कितने फिगर हैं, ये सारे फिगर मैं आपको जो है अपने इस अलीमुद्दीन शेख कादरी चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं, जिसको आप लोग नेक्स्ट डे मीन्स हमारे आज के अपलोडिंग के बाद आप नेक्स्ट डे इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मेरा आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। और माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर को आप पूरी तरह से नोट बनाइए, और क्योंकि एग्जाम में अब टाइम नहीं है, नीट के एग्जाम में अब टाइम नहीं है, जितनी तेजी के साथ आप पढ़ सकते हो, जितनी जल्दी से आप पढ़ सकते हो, आप उतनी तेजी के साथ पढ़ें, नोट बनाएं, और नोट बनाने के साथ जो है आप पूरी तरह से अपनी तैयारी करें। इसी के साथ मैं अपना जो है आज का टॉपिक, आज का लेक्चर जो है समाप्त करता हूं, और जो है मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और इसी के साथ जो है आप सभी का धन्यवाद करता हूं।